नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि ITR-7 कैसे फाइल की जाती है। अगर किसी कंपनी के पास 12A का रजिस्ट्रेशन है तो उसे ITR-7 फाइल करनी है, राइट। और अगर ATG अप्लाई करा है उन्होंने और अप्रूवल नहीं आया है, जब भी वो ITR-7 फाइल कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम स्टेप वाइज स्टेप देखेंगे कि कैसे ITR-7 फाइल करते हैं। ये ITR-7 की जावा यूटिलिटी मैंने डाउनलोड कर ली है इनकम टैक्स की वेबसाइट से, राइट। अब हमें क्या करना है, एक एक करके सारी डिटेल्स डालनी है। ITR-7 भरने से पहले हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ITR-7 भरने से पहले हमें फाइनेंशियल्स के ना प्रिंट्स आउट निकाल लेने चाहिए, राइट। क्योंकि प्रिंट आउट निकालने से हम देख के उसे भर सकते हैं। बट अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है डिटेल्स की, लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, इवेंट वाइज वो डिटेल्स हैं वो सारे, अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो आपको टैब देके दूसरे टैब पर जाके और उसे वहां से कॉपी पेस्ट करना है, जबकि कॉपी पेस्ट यहाँ पे अलाउड भी नहीं है। कई कई बारी अगर आप कॉपी पेस्ट इस पे करते हैं ना तो XML जनरेट नहीं होने देगा। तो आपने क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के रखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और आपकी सारी डिटेल, आपके जो मेंबर्स है उनकी डिटेल, पैन कार्ड, मतलब जितनी भी सारी डिटेल्स है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट। पैन कार्ड की डिटेल, राइट। और ATG 12A की डिटेल, 12A अप्रूवल हो गई है तो उसकी डिटेल, ATG अप्रूवल नहीं हुई है तो भी उसकी डिटेल, राइट। और बैंक की डिटेल, ध्यान से देखना सुनना, ठीक है। आई गेस सब कुछ हो गया इसमें, ठीक है। तो अभी मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है। अब मैं एक एक करके सारी डिटेल डालना स्टार्ट करता हूँ, राइट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे और मैं लिख कर भी बताऊंगा, ठीक है। मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है, लास्ट ईयर का प्रिंट आउट निकाल लिया है। मोस्टली क्या करना होता है, हमें लास्ट ईयर के जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हो वो मोस्टली सेम होती है। तो आप लास्ट ईयर का ITR निकाल सकते हैं अगर फाइल हुई है तो, और अगर नहीं हुई है तो आप एक पैन कार्ड की डिटेल निकाल लें, ईमेल ID, 12A की डिटेल, बैंक की डिटेल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, राइट, और इवेंट की डिटेल। अब हम स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे हम NGO का नेम लिखेंगे, यहाँ पे हम फ्लोर लिखेंगे, इसकी डिटेल लिखेंगे, यहाँ पे हम पैन नंबर लिखेंगे, राइट। और यहाँ पे ये इनकॉर्पोरेट कब हुआ था, थोड़ा टाइम लेता है, वेट करना, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने ब्लॉक नंबर लिखते हैं, ये रेड मार्क है, ये लिखना ज़रूरी है। और अगर आपके एड्रेस कुछ ज़्यादा बड़ा है तो आप डिटेल पूरे लिखें। यहाँ पे आपने दिल्ली सिलेक्ट करनी, ठीक है। और जब भी आप देखें अगर कुछ भी सेलेक्ट करें ना तो आप टैब जरूर दे दें, क्योंकि ये सेलेक्ट माउस में स्क्रॉल रहता है, जैसे ही आप इसको माउस को स्क्रॉल करेंगे वो चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टैब देना है, ठीक है, जिससे चेंजेस ना हो। पिन कोड डालते हैं, राइट।
अब मेन चीज़ देखिए यहाँ पे क्या डालना है हमें स्टेटस में, ठीक है। स्टेटस में अब आप ध्यान रखो, अगर आपकी कंपनी ट्रस्ट सोसाइटी है, राइट, तो आप इसमें डालेंगे AOP BOI, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी है, फिर आपको डालना है यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी। अभी हमारी कंपनी ट्रस्ट है, जो ये कंपनी ITR 7 फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे AOP BOI डालेगा। अब सब स्टेटस में क्या डालेगा आप देख सकते हैं, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट। मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी सोसाइटी है और चैरिटेबल ट्रस्ट है तो आपको AOP BOI लेने हैं स्टेटस में, और सब स्टेटस में आगे आपके सोसाइटी और पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, राइट, आपने ये लेने हैं, ठीक है। थोड़ा सा होल्ड रखना है क्योंकि जावा की यूटिलिटी तो थोड़ा टाइम लेते हैं। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है जो भी है, ठीक है। दूसरा मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं आप, ये कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, जिससे इनकम टैक्स आपको कॉल कर सके अगर कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये नंबर वही डालें जिस पे आप कांटेक्ट हो सके। अब वेदर एनी प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशन रन बाय द SSC, इफ यस देन प्लीज फर्निश द डिटेल। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अगर आप NGO चला रहे हैं तो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपने प्रोजेक्ट की एक एक करके डिटेल डालनी है। ये NGO क्या करती है वो मैं डाल देता हूं। नेचर ऑफ एक्टिविटी में आपको इसमें चैरिटेबल एंड रिलीजियस डालना है, राइट। क्लासिफिकेशन में क्या डालना है आपको, अब ये जो प्रोजेक्ट है इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये किससे क्लासिफिकेशन, ये देखिए ये एजुकेशन प्रोजेक्ट है क्योंकि ये विद्यालय है, तो यहाँ पे एजुकेशन डालेंगे। नेक्स्ट, अगर और भी कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं आप तो वहाँ पे डालेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट जो चल रहा है इनका, राइट, ये भी चैरिटेबल एंड रिलीजियस में ही जाएगा क्योंकि ये NGO चैरिटेबल एंड रिलीजियस ही है, राइट। अब विमेन एम्पावरमेंट को हम रिलीफ ऑफ द पुअर डालेंगे, राइट। ये भी आएगा चैरिटेबल एंड रिलीजियस, सॉरी। अब इसके लिए हेल्थ सेपरेट होगा, मेडिकल रिलीफ, राइट। आपने तीनों देख लिया, जी शिक्षा विद्यालय, ये तीनों में कॉमन ही होएगा क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रस्ट जो है वो चैरिटेबल एंड रिलीजियस ही है। क्लासिफिकेशन में चेंज होगा, जहाँ पे जी शिक्षा विद्यालय एजुकेशन है, विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम रिलीफ ऑफ द पुअर है, हेल्थ कैम्प मेडिकल रिलीफ है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा गया डिटेल ऑफ द रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल अंडर सेक्शन इनकम टैक्स। ये 12A का रजिस्ट्रेशन है, तो 12A की रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे सेक्शन 12A/12AA सेलेक्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे पूछ रहा है डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अप्रूवल, किस दिन को अप्रूव हुआ है। तो अगर आपके पास प्रिंट आउट होगा तो आप वहाँ से प्रिंट आउट से देख के हाथों हाथ लिख सकते हैं, ठीक है। ये वो है, राइट, अप्रूवल रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। अब आपको अप्रूवल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। आपके अप्रूवल लेटर पे ही लिखा होता है,
आपको यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, राइट। यहाँ पे अथॉरिटी लिखनी है। ओके, whether the application is registration is made at the new provision, no, क्योंकि अभी इसकी डेट 31 मार्च कर दी गई है, राइट। तो हम उससे पहले रिटर्न डाल सकते हैं, और 31 मार्च से पहले हमें अभी न्यू प्रोविज़न जो आया है उसमें आपको जो भी रजिस्टर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी 12A और 8AJ में उन्हें वापस एप्लीकेशन डालनी है, राइट। वो सेपरेट वीडियो में बता दूंगा मैं आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपने कुछ नहीं भरना, ये एनी अदर लॉ बता रहे, राइट। यहाँ पे भरना है 139(1) बिफोर ड्यू डेट, राइट। अभी आपने क्या करना है, ये 139(1) फिल कर लिया आपने। अब ये जो अंडर सेक्शन होगा 139(4)A, ये 139(4)A के अगेंस्ट में रिटर्न फाइल होती है, राइट, रिटर्न फर्निश होती है। अगर आपको उसकी पूरी डिटेल चाहिए तो आप इनकम टैक्स की साइट पे ऑलरेडी जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। 139 सेक्शन सेलेक्ट करिए और उसके 4 पॉइंट पे 139(4) का मतलब होता है 4 पॉइंट और ए क्वेश्चन, ए पॉइंट। तो वहाँ पे जाके 139(4)A में आप चेक कर सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। प्लीज स्पेसिफाई द सेक्शन अंडर विच द एग्जम्पशन इज क्लेम्ड। किस सेक्शन के अगेंस्ट आप एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा, ये बाय डिफॉल्ट ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने 12A की डिटेल डाल रखी है। ये सेक्शन 11 होता है कि अगर आप 12A में रजिस्टर्ड हो तो आपको सेक्शन 11 के अगेंस्ट में एग्जम्पशन मिलती है, राइट। इसकी भी पूरी डिटेल पढ़ने के लिए आप इनकम टैक्स की साइट पे जा सकते हैं, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट पे नीचे कमेंट में लिखें आप, मैं उसे क्लैरिफाई करूँगा जितना कर सकता हूँ मैं, राइट। अब हमें यहाँ पे आपने रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट डालना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वेदर एनी इनकम इंक्लूडेड और टोटल इनकम इन विच क्लेम्स अंडर 1990 ये अप्लाइड नहीं होता, राइट, नो, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहे डिटेल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, नो। अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है, एसएससी का कोई रिप्रेजेंटेटिव मतलब एनजीओ का कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो फाइल कर रहे हैं रिटर्न को, तो उसकी डिटेल देते हैं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इसकी डिटेल देने की, ठीक है। वेदर यू आर पार्टनर इन अ फॉर्म, नो। अगर आप किसी फॉर्म में पार्टनर हैं, अगर एनजीओ किसी फॉर्म में पार्टनर है, नहीं है, राइट, यहाँ पे नो कर देंगे। Whether you have held unlisted equity share at any time during the previous year, if yes, please furnish। ये कह रहा है कि अगर आपकी कंपनी या एनजीओ कहीं इक्विटी शेयर हेल्ड करती है, मतलब एलोकेट करी है, किसी कंपनी ने आपको, आपके एनजीओ को इक्विटी शेयर दिए हैं या आपने लिए हैं, तो उसे उसकी डिटेल लिखें, कितने लिए आपने, पूरी डिटेल, कब सब्सक्राइब करी आपने, उसकी वैल्यू कितनी थी, वो सारी डिटेल, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट है हमारा पार्ट ए जनरल 2 अदर डिटेल। तो यहाँ पे आपने क्या डालना है, वेदर इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट इंस्टीट्यूशन रन बाय यू वन ऑफ द चैरिटेबल पर्सन इज एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है वेदर देयर एक्टिविटीज ट्रेड कॉमर्स, ठीक है, तो यहाँ पे नो कर देंगे। अगर आप यहाँ पे येस करते हैं तो आपको ये पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी कि हाँ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए हमने करा है, बट हाँ अगर उसमें आपके बिजनेस नहीं है, ट्रेड कॉमर्स बिजनेस नहीं कर रहे, तो यहाँ पे नो डालें, राइट। और यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है वेदर देयर इज एनी एक्टिविटी ऑफ रेंटिंग एनी सर्विसेज रिलेशन टू ट्रेड बिजनेस एनी कंसिडरेशन एज पर 215। आप 215 में
सेक्शन 215 आप पढ़ सकते हैं जब भी हम इनकम टैक्स, ये 215 बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अगर आप 1280G अप्लाई कर रहे हैं और अगर उस पर सबमिट कर रहे हैं, जब उसका रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है तो सेक्शन 215 में आपको एक एफिडेविट देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसका एक अलग से चैप्टर है, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं डिटेल में बता दूंगा आपको सेक्शन 215 में क्या है, राइट। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे नो करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम एफिडेविट हमने दे, मतलब एनजीओ ने दे रखा है कि 215 के अगेंस्ट में वो नहीं होएगा, राइट। अब हम नीचे चलते हैं नेक्स्ट, वेदर द अप्रूवल ऑफ ऑब्टेन्ड अंडर सेक्शन 80G, नो, अप्रूवल नहीं मिला, हमने एप्लीकेशन डाली है बस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ FCRA, नो, FCRA में रजिस्टर्ड है, नहीं। नेक्स्ट चलते हैं हम, वेदर द लाइबल ऑफ द टैक्स ऑफ मिनिमम मार्जिनल रेट, नहीं, क्योंकि कंपनी अभी इनकम में नहीं है, ये कंपनी जिसके हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, नो। इज दिस योर फर्स्ट रिटर्न, नो, इट्स ऑलरेडी 2 to 3 3rd ईयर्स। आर यू लाइबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन इनकम टैक्स, येस। अगर आपने 12 में रजिस्टर्ड करा लिया है तो आप उसी दिन से ही, जिस दिन जहाँ जब से वो वैलिडेशन स्टार्ट हो जाती है 12 की, आप 12 का आप अप्रूवल लेटर देखेंगे तो उसमें लिखा होता है योर 12 इज अप्रूव्ड सिंस फाइनेंशियल ईयर 2019-20, फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो अगर 2019-20 में हो गया है, अगर उसमें लिखा है ऐसा, तो 2019-20 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की आप ऑडिट की फाइल करेंगे रिटर्न ITR 7, ओके। अब अभी आपने क्या करना है, आर यू लाइबल फॉर द ऑडिट अंडर सेक्शन इनकम टैक्स। मैंने आपको बताया कि अगर आप 12A में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो जैसे ही आपको वो लिखा हो जाता है कि आपको ITR 7 फाइल करनी है, राइट, और आपको ऑडिट करवानी है। इस वजह से जैसे ही आप 12A में यहाँ पे 12A की डिटेल डालते हो तो आप यहाँ पे आपको येस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 12A में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, ठीक है। 12B के अंडर सेक्शन में आपकी ऑडिट होती है, राइट, ठीक है। ये भी यहाँ पे एक एक सेक्शन की अलग अलग डिटेल है, तो जब भी कोई आपकी न्यू क्वेरी हो तो आप कमेंट में डालें, मैं उसको पूरी हेल्प करूँगा उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, वेदर द अकाउंट्स हैव बीन ऑडिटेड बाय एन अकाउंटेंट, राइट, येस, करी गई है, ठीक है। डेट ऑफ ऑडिट यहाँ पे वो होगी अभी फ़िलहाल, अगर ये असेसमेंट ईयर 2021 की फाइल हो रही है तो हमारी जो लास्ट डेट थी 15 Jan 2021 थी। तो जो आपने 10B फाइल करी है, राइट, 10B, उसमें जो डेट आ रही है वही डेट डालनी है आपने। हमारी जो 10B थी उसकी 14 Jan को फाइल हुई थी, तो यहाँ पे डालने हैं 14 Jan, ठीक है। अब नेम ऑफ ऑडिटर्स, जो भी आपके ऑडिटर हैं उनका नेम, फर्म का नेम नहीं डालना, जो साइन करते हैं उनका नाम, ठीक है। मेंबरशिप नंबर, उनका एक मेंबरशिप नंबर होता है, ये फर्म का नहीं है, क्लियरली सुनो। नेम ऑफ द ऑडिटर, ये जो साइन करता है उनके नेम होंगे, फर्म का नेम अभी नीचे आएगा। और मेंबरशिप ऑफ द ऑडिटर, ये भी फर्म का नहीं है, ये भी सेपरेट इनका ही है, ये भी सेपरेट है। अब आ रहा है नेम ऑफ द ऑडिटर प्रोप्राइटरशिप फर्म नेम। अब यहाँ पे आपको फर्म का नेम लिखना है, ठीक है। राइट, यहाँ पे ऑडिटर का पैन नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। आधार कार्ड नंबर की ज़रूरत नहीं है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट सेम, ठीक है, सेम डेट होगी वो, ठीक है, 14 Jan जो 10B फाइल हुई है हमारी ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया, सॉरी, ठीक। इफ यू आर लायबल टू एनी अदर, इफ यू आर लायबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट अदर देन इनकम टैक्स, अगर आप किसी और में लायबल हैं, नहीं, बहुत सारे ऑडिट होते हैं, कॉस्ट ऑडिट होते हैं, राइट, और भी है, ठीक है, CAG ऑडिट होती है, तो उन सब में है तो उसकी डिटेल डालनी होती है आपको।
यहाँ ये डिटेल होगी, पर्टिकुलर ऑफ द पर्सन ERA मेंबर्स AOP 31st ऑफ द डे फिल्ड बाय द कैपिटल, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। शेड्यूल 1 में क्या है कि मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। बैलेंस शीट्स की जो डिटेल्स होती है ना लास्ट ईयर की, ठीक है, अगर वो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड होती है, लॉस होती है तो लॉस नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड होती है। बट लॉस अगर आपने टाइम पे फाइल करी है गई, आपने रिटर्न टाइम पे फाइल की है, जब लास्ट रिटर्न यहाँ पे टाइम पे नहीं फाइल करी गई थी, इसलिए जो भी लॉसेस थे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे, राइट। अब हम बैलेंस एज पर कॉर्पस प्रीवियस ईयर ये भी नहीं ले सकते हम, ठीक है, कॉर्पस प्रीवियस ईयर, ठीक है। यहाँ भी इतनी डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं शेड्यूल के। यहाँ आप एक बार जे फिर से देख लो, जे में ये पिछले साल के प्रीवियस ईयर की डिटेल आएगी, ठीक है। अगर कॉर्पस नॉन कॉर्पस फंड में कोई बैलेंस बच गया होगा, एक्चुअली होता ऐसा है कि जितने भी आप फंड्स आपको मिलते हैं उसका 85% आपको यूज़ करना ही करना है और फिर फॉरवर्ड कर जा सकते हो, तो आपको वो 15% लेकर आना है। बट और इनकम कम है, तो यहाँ पे कोई डिटेल, यहाँ डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एनजीओ ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो ये डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल अगर कोई करी है, ये कोई अदर इन्वेस्टमेंट है, कंट्रीब्यूशन डोनेशन रिसीव इन काइंड आर कन्वर्टेड न्यू इन्वेस्टमेंट, ये कह रहे हैं कोई डोनेशन रिसीव हुई है, आपको आपने उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसकी डिटेल यहाँ लिखनी है, राइट। अब हम चलते हैं शेड्यूल के। रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑथर फाउंडर ट्रस्टी मैनेजर, यहाँ पे हम 2 डाल रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। यहाँ पे इनका आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। अब ये बोल रहे कि हु वॉज, जो पहले थे, चेंजेस कुछ भी नहीं है तो सेम टू सेम डाल देना है यहाँ पे, राइट। अगर कोई चेंजेस हैं कि पिछले कोई थे और वो अब नहीं है, तो उनको उनकी डिटेल यहाँ डालनी है, जैसे पहले कोई और थे और वो उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, तो यहाँ से यहाँ उनकी डिटेल आएगी जो प्रीवियस ईयर में थे और इस ईयर नहीं है।
या नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ मेड सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये से इस सेक्शन के अगेंस्ट में अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन किसी ने करी है तो वो यहाँ पे डालेंगे। नेम ऑफ द रिलेटिव ऑफ द फाउंडर ट्रस्टी, फाउंडर ट्रस्टी की कोई रिलेटिव है, ठीक है। एंड वेयर एनी सच ऑथर फाउंडर ट्रस्टी कॉन्ट्रीब्यूशन इज ए हिंदू डिवाइडेड फैमिली ऑल्सो द नेम ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली एंड देयर रिलेटिव। ये कह रहा है कि आपकी एनजीओ में अगर किसी ने कंट्रीब्यूट करा है वो आपके फाउंडर और ट्रस्टी मैनेजर के रिलेटिव हैं जिन्होंने आपके एनजीओ में कंट्रीब्यूट करा है या कुछ डोनेशन दिए, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालें, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सच ऐसा कोई नहीं है। अब हम चलते हैं LA, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ की है नहीं तो इस यहाँ पे कोई डिटेल नहीं डलेगी। ये होती है इलेक्ट्रल ट्रस्ट, ये भी नहीं है, इलेक्ट्रल ट्रस्ट भी नहीं है, इसकी सेपरेट डिटेल होती है। आप इसे अगर ज़रूरत हो तो आप कमेंट में लिखें, ठीक है। VC, शेड्यूल VC को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू बी मैंडेटली फाइल इन बाय ऑल पर्सन फाइलिंग ITR 7। अब इन दोनों की मीनिंग समझो आप, कॉर्पस फंड डोनेशन और अदर देन कॉर्पस फंड डोनेशन, राइट। कॉर्पस फंड डोनेशन क्या होते हैं? ये कॉर्पस फंड डोनेशन होता है कि वो फंड्स, वो डोनेशन जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए एनजीओ को दी गई है, ठीक है। तो ऐसे डोनेशन पे गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देनी होती एनजीओज को, राइट। बट ऐसे डोनेशन यहाँ एनजीओज को नहीं मिली तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, राइट। अब हम चलते हैं यहाँ पे अदर देन कॉर्पस फंड। अदर देन कॉर्पस फंड डोनेशन क्या होते हैं? मोस्ट प्रॉब्ली वो ग्रांट्स होते हैं जो गवर्नमेंट से रिसीव होते हैं और कंपनी से रिसीव होते हैं। गवर्नमेंट से जो रिसीव होते हैं वो लाइक कोई स्पेसिफिक पर्पज से भी हो सकते हैं और वैसे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट से रिसीव हो रहे हैं जब भी आपको टैक्स देने ही देने हैं, और अगर CSR के अगेंस्ट में हो रहा है तो वो भी आपको टैक्स देना है। CSR क्या होता है वो एक अलग चैप्टर है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि CSR के रिगार्डिंग भी हम एक वीडियो पोस्ट करें, ठीक है। अब अगर इन सब चीज़ों में हमें ग्रांट्स और डोनेशन, अदर स्पेसिफिक ग्रांट्स लाइक कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई महामारी के अगेंस्ट में कोई एनजीओज को ग्रांट्स दी गई है तो वो यहाँ पे आएगी। और ये अदर डोनेशन, अब ध्यान रखिए, वो डोनेशन जो किसी इंडिविजुअल द्वारा दी गई है एनजीओ को, ठीक है, जो ATG का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे डालेंगे आप, ठीक है। और इन चारों पे टैक्सेबल इनकम से अगर आपकी एबव जाती है डोनेशन, टैक्सेबल इनकम लाइक 2.5 लाख से एबव जा रही है तो उस पर 5% और 5% पे 4% सेस। इट मीन्स अगर 2.5 लाख से मान लो 4 लाख आपने दिया, ठीक है, सपोज मैंने हर जगह यहाँ पे 0 कर दिया, सपोज आपको इन चारों में से मिला के ना 4 लाख आ रहा है, ठीक है। अब 4 लाख में से 2.5 लाख टैक्सेबल इनकम होती है 2.5 लाख से ऊपर, तो 2.5 लाख तक नील है, तो 2.5 लाख लेस कर देंगे हम, बचेगा कितना? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख पे आपको 5.4% आपको टैक्स देना होगा। लाइक एक बार एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने मान लो हमने CSR के अगेंस्ट में किसी कंपनी से 4 लाख हमें रिसीव हो गई एनजीओज को, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, 4 लाख पे आपको जो टैक्स देना है वो टोटल 4 लाख पे नहीं देना, क्योंकि इसमें 2.5 लाख नॉन टैक्सेबल है, एग्जेम्प्टेड है 2.5 लाख। तो 2.5 लाख पे देखो, अब 2.5 लाख में 4 लाख में से 2.5 लाख लेस करोगे तो 1.5 लाख आएगा, और 1.5 लाख पे 5% अगर चेक करोगे आप देखते हो यहाँ 4 लाख है, राइट। अब यहाँ देखो 7500 रुपये लगे। 7500 क्यों लगे हैं? क्योंकि 2.5 लाख, 4 लाख में से 2.5 लाख लेस हो गए 1.5 लाख, और 1.5 लाख इंटू 5% 7500, और 7500 पे आपको 4% सेस लगे, ये 7800 आ गए। ये आपको मैंने बताया था 5.4 आएंगे, जो 7800 आ रहे हैं। अगर यही जो 4 लाख है, वापस हम VC पे पहुँचते हैं, ये 4 लाख की जगह अगर 2 लाख है तो आप अगर चेक करोगे, जैसा मैंने बनाया कि अगर टैक्सेबल इनकम के बिलो टैक्सेबल इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। वापस हम TTI पे चलते हैं, कोई टैक्स नहीं है, राइट। देखो, ठीक है, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं है। ये मैंने आपको समझाने के लिए करा है, एक्चुअल में इस एनजीओ के पास कोई रिसीव नहीं हुई है ग्रांट्स, ठीक है। एक्चुअल में जो इस एनजीओ को रिसीव हुई है वो
मेंबरशिप से पेमेंट रिसीव हुई है, जो एनजीओ के मेंबर है उन्होंने पेमेंट करी, तो उसे हम डालते हैं शेड्यूल ए आई में, और ए आई में मेन ऑब्जेक्ट में डालना है आपको कितनी रिसीव हुई है। ठीक है, राइट। अब आपको यहाँ कुछ नहीं डालना क्योंकि ये सारी इनकम है ऑलरेडी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे एआई में हमें ओवरऑल इनकम डालनी होती है, जो जो एनजीओज को रिसीव हुई है इंसिडेंशियल। अगर रेंट एनजीओ किसी को रेंट एनजीओ की स्पेस में किसी किसी ने मतलब एनजीओ ने किसी को रेंट पे दे रखी है अपनी स्पेस और उसे रेंट रिसीव हो रही है तो वो यहाँ पे डालेंगे। कमीशन रिसीव हुआ है यहाँ डालेंगे, डिविडेंड यहाँ पे डालेंगे, इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है तो यहाँ डालेंगे। एग्रीकल्चर इनकम, अगर एनजीओ कोई एग्रीकल्चर का काम करिए और उसे एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो यहाँ डालेंगे। एनी अदर इनकम वो यहाँ पे डाल देंगे आप। ठीक है, टोटल इनकम आपकी होगी 415670। ओके, अब हम शेड्यूल ई आर पे चलते हैं। ई आर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर ड्यूरिंग द ईयर, राइट। ये पूरा मोस्ट प्रॉब्ली यही लिखा है सेक्शन, अंडर सेक्शन 11 के अगेंस्ट में आप इसके एक्सपेंडिचर ले सकते हो। अब एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? जो भी आपने खर्चे करे, राइट। अब हमने जो खर्चे करे हैं, ठीक है, रेंट्स के हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहाँ पे आएगा, कमीशन, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय मतलब सैलरी, आप यहाँ सैलरी डाल दो, राइट। इंश्योरेंस, अगर कंपनी ने इंश्योरेंस करा रखी है अपने किसी भी चीज़ की, एम्प्लॉय की, किसी एक्सेप्ट किसी की भी, तो वो यहाँ पे डालेंगे। स्टाफ वेलफेयर वो यहाँ डाल सकते हैं आप। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी के लिए कुछ खर्चा कर, एडवर्टीजमेंट के लिए करिए तो वो यहाँ डालने हैं आप। मैंने आपको बताया था ओवरऑल आपको एक्सपेंडिचर और इनकम के प्रिंट आउट निकाल के रखने हैं, क्योंकि उससे क्या होता है आप सही से लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने प्रिंट आउट ऑलरेडी निकाल लिया है और मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कंसल्टेंसी। तो आपने यहाँ पे, ठीक है, अब कन्वेंस, जो भी आपने कन्वेंस दिया है, ठीक है, ये हो गया। ये ध्यान रखिए, ये जो कंसल्टेंसी है ये आपकी नॉर्मल कंसल्टेंसी है, इसको यहाँ से हटाते हैं हम। एक्चुअल में ये 5500 ये ऑडिट फीस थी, तो इसको हम ऑडिट फीस में डालेंगे, राइट, वो सेपरेट आ रहा है। ठीक है, रेम्यूनरेशन, ट्रस्टी को अगर रेम्यूनरेशन दी है, रेट्स, रेंट, टैक्सेज एंड पेड अदर्स टैक्स वगैरह, इंटरेस्ट है वो डालते हैं। ऑडिट फीस जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ डाल देंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं होती, ओवरऑल आप खर्चे ले सकते हो पूरे के। डेप्रिसिएशन नहीं अलाउड है इसमें, आपको डेप्रिसिएशन ओवरऑल मतलब आप अगर कोई फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं उसकी भी एक सेपरेट लिस्ट होती है, मतलब तो अगर आप कोई फिक्स एसेट्स खरीद रहे हैं तो वो पूरे को आप एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसलिए ज़ीरो है। अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस आप डाल सकते हैं। वॉलंटियरिंग एक्सपेंसेस, अगर वॉलंटियरिंग के लिए कोई वॉलंटियर्स के खर्चे हैं वो आप यहाँ डाल सकते हैं, राइट। यहाँ बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक ने जो चार्जेस काटे, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये कन्वेंस है, ये इसकी वैल्यू को चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी वैल्यू गलत लिख दी थी मैंने। 36, ओके, लिख दिया हमने
सारी डिटेल ऑडिट फीस लिख दी। अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसकी डिटेल डालनी है हमें, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले आते हैं रिलीजियस। रिलीजियस में कुछ भी नहीं है एट सच, ठीक है। रिलीफ ऑफ वो, ये आपको वो डालने हैं, ये आपको पूरी डिटेल आपके 10B से मैच करनी चाहिए एक्सपेंसेस, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, रिलीजियस नहीं है, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पर है 3rd नंबर में, ठीक है, रिलीजियस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एजुकेशनल। एजुकेशनल प्रोजेक्ट है, उसमें कितने खर्चे हो गए वो आपको दिखाना है, ये प्रोजेक्ट वाइज है, ठीक है। नेक्स्ट है बैड डेट्स, कुछ नहीं है, ठीक है, सॉरी योगा के कोई भी प्रोजेक्ट नहीं था। मेडिकल रिलीफ की, यस मेडिकल रिलीफ के प्रोजेक्ट हैं इनके, तो ये हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो वो यहाँ पे डाल देंगे हम, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स का मतलब अब आपको पता होगा मोस्ट प्रॉब्ली, मॉन्यूमेंट्स वो चीज़ होते हैं जो अपनी धरोहर होती है, जैसे लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, ठीक है, एंड आगरा का ताजमहल, इन सब चीज़ों में कि प्रिजर्वेशन के लिए जो भी प्रोजेक्ट करे गए हैं उसके खर्चे यहाँ पर आएंगे। बट एज सच मोन्यूमेंट्स के लिए कुछ नहीं गया। जनरल पब्लिक यूटिलिटी, जनरल पब्लिक यूटिलिटी के लिए जो भी करे गए हैं, मतलब जो पब्लिक के लिए करे गए हैं वो यहाँ पर आएंगे, वो है यहाँ पे इनके खर्चे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, अगर कोई अदर्स है तो वो यहाँ पे डाल देंगे हम, ठीक है। ये आपको बैड डेट्स है, प्रोविजंस है, डोनेशन, फार्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पस फंड, ये कुछ भी नहीं है। एनी अदर डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर, अगर कोई एक्सपेंडिचर्स है, ये जो सी है ये डिसअलाउएबल एक्सपेंडिचर है, ये वो एक्सपेंडिचर है जो कंपनी जो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है एक्सपेंडिचर, मतलब ऊपर तो ऐड हो जाएंगे बट यहाँ नीचे आके आपको लेस करने होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसी में, शेड्यूल इसी में चलते हैं हम। यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना आपने शेड्यूल इसी में, ठीक है। यहाँ आपको 0 डालना है, यहाँ भी 0। ये सब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, कोई कैपिटल एसेट्स है उसकी डिटेल्स है, ठीक है। कोई भी आपने बिल्डिंग बनाई है उसके अगेंस्ट में अगर कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस, या कोई एसेट्स आपने ली है और उसके अगेंस्ट में कोई खर्चे हुए हैं तो वो सब यहाँ डालने हैं आपको, ठीक है। सीधे ऊपर लिखा हुआ है, देखो, अमाउंट अप्लाइड फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस इंडिया स्टेटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द चेंज ड्यूरिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, राइट। बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स और जो भी है उनके जो भी खर्चे हैं या इनकम हुए हैं वो सारे यहाँ, टोटल कैपिटल एक्सपेंसेस यहाँ लिखनी है और टोटल एक्सपेंसेस यहाँ लिखनी है। यहाँ पे आपने इनकम डिप्राइव फ्रॉम प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर, मतलब इसी साल, उस प्रीवियस ईयर ही बोलते हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, E1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट एप्लीकेबल फॉर एक्सेसिंग क्लेमिंग 10, जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है जो एग्जम्पशन ले रहे हैं अंडर सेक्शन 1021 1020, इस एग्जम्पशन के अंडर, इस सेक्शन के अंडर एग्जम्पशन ले रहे हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं E2, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एप्लीकेबल फॉर द एसएससी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 23A 23 और 24, हमारा 11 है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने लिया है,
अंडर सेक्शन 11। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, सॉरी ई, हम आई पे 2 पे थे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 1023A एंड 24। ठीक है, आई ई 3 की में जाते हैं हम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट एप्लीकेबल फॉर द एसएससी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 23AC IA और 23IA C। ठीक है, ये भी नहीं है इसमें। ये अलग अलग एक्सपेंडिचर्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टेटमेंट है जो एप्लीकेबल होते हैं। जो जो भी एनजीओ होती है वो एक सेक्शन के अंडर में मतलब किसी सेक्शन से एग्जम्पशन लेती है, क्लेम करती है। तो वो जिस जिस सेक्शन से वो क्लेम करती है उनके उनके इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट अलग अलग आती है, राइट। तो ये 1 2 3 4 ओवरऑल 4 थे। ठीक है, अब हम शेड्यूल HP पे जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो नॉर्मली होती है, अगर हम प्रोप्राइटर से भी रिटर्न भरते हैं तो उसमें भी आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बट इसमें नहीं आएगी क्योंकि ये इंडिविजुअल की होती है। ठीक है, CG कैपिटल गेन, अगर कोई कैपिटल से गेन हुई है, मतलब कोई ऑलरेडी कोई एसेट्स थे, हमने उसे पहले खरीदा था और उसे वापस सेल कर दिया था एनजीओ ने, तो एसेट्स कोई एसेट्स ओपनिंग में आ नहीं रही, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, शेड्यूल OS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जर्नल, डू यू हैव एनी इनकम अंडर द हेड ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे अगर आपने एनजीओ कोई बिजनेस कर रही है और उसका प्रोफेशन, कोई बिजनेस कर रही है और उस बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम आ रही है तो वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे हम नो कर देंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे मर्केंटाइल डालेंगे। मेथड ऑफ अकाउंटिंग, इज देयर एनी चेंजेस ऑफ मेथड, नो। ठीक है, बाकी ये ऑलरेडी फिल्ड है। कॉस्ट ऑफ मार्केट रेट विच एवर इज लेस, कॉस्ट ऑफ मार्केट रेट विच एवर लेस। इज देयर एनी चेंजेस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन में, स्टॉक वैल्यूएशन की कोई मेथड अगर आपने चेंज करी है, ये एक्चुअली इस पर अप्लाइड इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये कोई बिजनेस नहीं कर रही। अगर कोई एनजीओ कोई बिजनेस कर रही है और उससे कोई इनकम हो रहा है तो उसमें प्रॉपर रॉ मटेरियल्स के मेथड्स लगते हैं, फिनिश गुड्स के भी मेथड्स लगते हैं, और स्टॉक अगर कोई चेंज हो रहे हैं, स्टॉक वैल्यूएशन कोई चेंज हो रही है तो उसके भी मेथड्स अगर चेंज करके वैल्यूएशन करी जा रही है तो यहाँ पे उसकी डिटेल लिखनी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम BP, बिजनेस प्रोफेशन, ये भी नहीं है अभी जो मैंने बता दिया आपको। CYLA, सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस। ठीक है, अगर हमने कोई सेट ऑफ करे हैं करंट ईयर लॉसेस, जो भी लॉसेस है उसको सेट ऑफ हमने करे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। PTI मतलब पास थ्रू इनकम डिटेल्स टू द बिजनेस इन्वेस्ट ट्रस्ट। ठीक है, ये भी नहीं यहाँ होगा। ठीक है, मतलब किसी बिजनेस के थ्रू हमने इनकम को ट्रांसफ़र करी है, ठीक है, पास करी है, तो वो डिटेल यहाँ पे आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 115 के सेक्शन 115 UA 115 UB के अगेंस्ट में अगर हमने पास करी है तो वहाँ नेम ऑफ द बिजनेस आएगा, जिसके अगेंस्ट में, जिस सेक्शन के अगेंस्ट में हमने पास करी है इनकम, वो यहाँ पे आएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट से, और नेम ऑफ द बिजनेस आएगा, पैन नंबर ऑफ बिजनेस आएगा, और यहाँ पे वो पूरी इनकम की डिटेल आएगी, राइट। बट ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। SI पे चलते हैं हम। नेक्स्ट, इनकम चार्जेबल टू टैक्स स्पेशल रेट, अगर हमने यहाँ पे ये ट्रांसफ़र करी है तो उस पर टैक्स लगेगा जो यहाँ पे दिखेगा आपको, बट ऐसा हमने कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करा, कोई इनकम को हमने पास थ्रू नहीं करा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हम चलते हैं 115 TD, एग्रीगेट इनकम अंडर सेक्शन 115 TD। ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, ये भी सेपरेट है। FSI, डिटेल्स ऑफ द इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ। अगर सपोज कोई एनजीओ है जो बाहर कुछ भी सेल कर रही है, राइट, आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उस कंट्री का कोड यहाँ पे आएगा, कंट्री की डिटेल आएगी। ठीक है, टिन नंबर आएगा, उस कंट्री का सेपरेट टिन नंबर होता है जिसके बिहाफ पे सेल होती है वहाँ पे,
वो यहाँ पे आएंगे। और अगर ये इतने टाइप ऑफ हेड ऑफ इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आती है, राइट। बट एज सच ये एनजीओ ऐसा नहीं है कि कोई बिजनेस कर रही है जो बाहर जा रहे हैं, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। बट ये एनजीओ नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। टीआर, नेक्स्ट चलते हैं हम टीआर में। टीआर है समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम्ड फॉर द टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट। ये यही है, अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया आपने सेल करी है तो आपको टैक्स देनी देनी थी। जब आप सेल करते हैं तो टैक्स देना होता है, दो तरह से होती है, राइट। एक बॉन्ड के थ्रू होती है और एक होती है कि बॉन्ड के थ्रू तब होती है कि जब आप कोई भी सेल कर रहे हैं तो आपको इतने साल का बॉन्ड होता है गवर्नमेंट से कि हम इतने अमाउंट तक की सेल करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं देना होता। एक दूसरी होती है अदर देन बॉन्ड, उसमें आपको टैक्स देना है बट आपको रिलीफ मिल जाती है। आप उसकी क्या कहते हैं, प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट सबमिट करते हैं तो आपको टैक्स का रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो वो उन सब की डिटेल यहाँ पे आएगी, ठीक है। ये दोनों इसी केस में होंगे जब एनजीओ कोई प्रोफेशन कर रही है और उस प्रोफेशन के द्वारा कोई भी इनकम आ रही है जो बाहर से आ रही है, ठीक है। और वो जो प्रोफेशन कर रही है ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर रही है, वो विद इन इंडिया भी सेल कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ इंडिया भी सेल कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ इंडिया की डिटेल यहाँ पे आएगी बस, ठीक है। ये इन दोनों में यही डिटेल आएगी। अब एफ में जाते हैं हम। डिटेल्स ऑफ द फॉरेन एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेस आउटसाइड ऑफ इंडिया। डिटेल्स ऑफ द फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट हेल्ड इंक्लूडिंग द बेनिफिशियरी। ये जो भी फॉरेन अकाउंट्स हैं आपके, बाहर के जो भी अकाउंट्स हैं, अगर वहाँ की उसकी डिटेल आपको डालनी है। जैसे आपने बाहर कोई सेल कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे आपका अकाउंट भी हो, तो उसकी डिटेल आपको जाननी है। वहाँ मान लो आपको कोई फॉरेन एसेट्स हैं, ठीक है, उसकी डिटेल भी यहाँ डालनी है, ठीक है। तो फॉरेन एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम एनी सोर्सेज आउटसाइड ऑफ इंडिया, ठीक है। शेड्यूल एसेट्स, शेड्यूल ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी। अगर आप कोई अनलिस्टेड कंपनी में शेयर होल्ड कर रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ डालनी है, राइट। डिटेल्स ऑफ द एंड ऑफ द, आप मतलब एनजीओ, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम टीआई पे। एक्चुअल में हमने जो इनकम रिसीव करी थी वो 415 करी थी, राइट। अगर आपको याद हो जो हमने मेंबरशिप डाला था वो 415 670 करी थी, ठीक है। और एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस हुए थे वो हुए थे 425 355, ठीक है। बट एक चीज़ हम भूल गए, हमें मेंबरशिप के अलावा जो बैंक में डोनेशंस भी आई थी वो हमने डाली थी, तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे वापस हम चलते हैं एक्सपेंडिचर एंड एआई रिसिप्ट। इसको आपने जो बैंक से भी आई है वो आप में यहाँ पे लिख कर डाल देते हैं, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं क्योंकि जो भी है, जो भी बैंक से आई है वो एटीजी का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम इसमें रिसिप्ट फ्रॉम मेन ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं मेंबरशिप फीस में, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं मेंबरशिप फीस प्लस जो बैंक में डोनेशंस आए हैं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम वापस टीआई पे पहुंचते हैं, ठीक है, राइट। 4,45,670 हमारे पास इनकम हुए और 425 हमने खर्चे कर दिए, ठीक है। जो हमारे पास बचा वो 20,315 बचे, ठीक है। ये 670 नहीं है, सॉरी, ये 270 है, ठीक है।
या आप प्रिंट आउट निकाल के रख लोगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी बाद में, राइट। प्रॉब्लम्स आएंगी बट आप चेंजेस तुरंत कर लोगे, क्योंकि अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाल रहे हो तो ये चेंजेस करने में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। ये अभी आपको प्रिंट आउट में दिख गया ये 445 270 है, तो आपने हाथों हाथ चेंज कर लिया, बट बाद में चेंज करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। अब ये आ गया आपका, हाँ मेरे प्रिंट आउट में ऑलरेडी आ रहा है, जो बचे हुए हैं वो 19,915 मैच कर गया ये, ठीक है। तो जब आप प्रिंट आउट निकाल के रखोगे तो आपको मैच कर जाएगा, वो दिख जाएगा आपको, टोटल इनकम 19,920 रुपये रह रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ये लेस देन टैक्सेबल इनकम है, इसलिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कैलकुलेट हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं आईटी टैक्स पेमेंट, कोई टैक्स पेमेंट नहीं है क्योंकि हमारे लेस देन टैक्सेबल इनकम है इसलिए। अब शेड्यूल टीडीएस में जाते हैं, यहाँ पे हम टीडीएस अगर किसी ने टीडीएस काटा है तो वहाँ ये यहाँ पे डिटेल लिखते हैं हम, ठीक है। अलग अलग है, ठीक है, वो देख लेना आप कैसे करना है। एज पर 16A है, ये 16B एंड C है, ठीक है। अब हम आते हैं टीसीएस, अगर किसी कंपनी ने आपके टीसीएस काट रखे हैं तो वो भी डिटेल यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आती क्योंकि ये जावा की यूटिलिटी है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता। अगर आप ऑनलाइन भरते हैं, वैसे भी ऑनलाइन ITR 7 है नहीं, बट अगर बाकी चीज़ों में अगर ऑनलाइन जैसे हम ITR 1 और 4 भरते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट टीडीएस और टीसीएस आते हैं, इसमें नहीं आएंगे। इसमें आपको क्या करना है, 26AS डाउनलोड करना है, उसके बाद उसकी डिटेल यहाँ डालनी है। अब वेरिफिकेशन में क्या करना है, यहाँ पे हम फाउंडर का नेम लिखेंगे, ओके। सन ऑफ, सेलेक्ट डायरेक्टर, परमानेंट, पैन नंबर लिखेंगे इनका, ठीक है। प्लेस लिखेंगे जहाँ पे ये एनजीओ है, ठीक है। वापस एक बार हम स्टार्टिंग में चेक कर लेते हैं, हमने जो ऑडिट की डेट डाली थी वो कंफर्म है। ऑडिट की डेट क्या, बाकी सारी डिटेल भी एक बार हम क्रॉस चेक कर सकते हैं क्योंकि ये फाइनल है, तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑडिट की डिटेल हम देख देते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। एक बार हम ये सारे डिटेल चेक कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लास्ट में वापस आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें ना एक बैंक की डिटेल डालनी है, ये हमने नहीं डाली थी, वो हम बैंक की डिटेल डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 1 बैंक होने चाहिए यहाँ पे। ये मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा है इसलिए हाथों हाथ डाल दे रहा हूँ मैं, दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकालोगे तो आपको एक्सेल ओपन करना पड़ेगा ना, बहुत सारी चीज़ें ओपन करनी पड़ेगी। ये मैंने लास्ट ईयर की डिटेल निकाल रखी है और उसी से सब कुछ भर दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपने डिटेल नहीं निकाली है तो आपको एक एक करके डिटेल निकालनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें कि आपके अकाउंट नंबर वगैरह ओके है कि नहीं, ठीक है। अब हमने सारी डिटेल डाल दी है, अब हम इसे क्या करेंगे, सेव करेंगे और चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम। प्लीज सिलेक्ट द रजिस्ट्रेशन सेक्शन, ये टोटल 9 है, ठीक है। यहाँ पे हम पहुँचते हैं, एग्जेम्पशन क्लेम इन द रिटर्न, ये सारी डिटेल आई है। प्लीज एंटर द कॉर्पस फंड डोनेशन इन केस ऑफ नो सच फंड एंटर 0, हमने 0 नहीं डाला कॉर्पस फंड में, इस वजह से ये आ रही है BC। यहाँ पे हमने 0 डालना है, यहाँ भी 0 डालना है। अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन में भी कॉर्पस फंड की डिटेल है, तो उसमें भी हमने 0 डालना ही डालना है, वरना
ये पॉपअप आएगा, ठीक है। अभी कितने रह गए? 6। अब हम चलते हैं। प्लीज़ सेलेक्ट द रजिस्ट्रेशन सेक्शन विच एग्जाम्पशन विल बी क्लेम्ड। अंडर सेक्शन 11 लिया था हमने, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, ईमेल एड्रेस इन वन इज पर्सनल, ये सही कर देते हैं, ठीक है। जो ईमेल एड्रेस नहीं डाले थे हमने वो डाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। प्लीज़ एंटर द, ये भी छोड़ देते हैं। प्लीज एंटर अमाउंट इन इनकम डिप्राइव फ्रॉम द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर शेड्यूल ईसी। ईसी में चलते हैं, देखते हैं ईसी। यहाँ पे आपने 0 लिखना है, ठीक है। जहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 नहीं आ रहा वहाँ आपने लिखना ही लिखना है, ठीक है। इन सब पे 0 लिखो, ये सारे हट जाएंगे, एक एक करके देखो हट रहा है, ठीक है। ये एक 0 हटा सकते हैं आप, राइट। अब लास्ट एक रह गया, प्लीज सेलेक्ट द रजिस्ट्रेशन सेक्शन फॉर विच एग्जाम्पशन विल बी क्लेम इन द रिटर्न। भी नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, सेव ड्राफ्ट करना है और इसको वापस सेव करना है, यस। और इसको यहाँ से क्लोज करना है और इसको ओपन करना है। कभी कभी होता है कि जो हम ड्रॉप डाउन में लेते हैं वो आता नहीं है, तो हमें क्या करना है, उसे वापस सेव करना है, सेव ड्राफ्ट करना है और ITR 7 को, जावा यूटिलिटी को क्लोज करना है, उसके बाद वापस ओपन करना है भाई। फिर हम चेक करेंगे कि सेम प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही, राइट। ओके, दैट्स इट। अब हम इसे सेव करते हैं। अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। ये रहा, इंडिकेट द रजिस्ट्रेशन सेक्शन बेस्ड ऑन विच, यहाँ पे इसे टिक करना है, ठीक है। ये टिक कर दिया। अब हम वापस इसे सेव करेंगे, सेव XML करेंगे और इसको उसी जगह पे XML नेम से सेव कर देंगे, ठीक है। ये सेव हो गई ऑलरेडी, ठीक है। अब आपने ये XML सेव कर दिया, राइट, ठीक है। सेव ड्राफ्ट भी कर दो, मान लो XML में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ड्राफ्ट एटलीस्ट रहेंगे, ठीक है, यस। अब आपने क्या करना है, आपको रिटर्न वहाँ जाके ऑनलाइन नहीं फाइल करने की ज़रूरत है, आप यहीं से रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आपको XML ITR पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से रिटर्न फाइल करो, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पे सबमिट पे। जैसे सबमिट पे हम जाएंगे, ITR 7 है तो इसलिए यहाँ पे टोकन लगेंगे DSC, ठीक है। ID इसने डायरेक्ट ले लिया। अब पासवर्ड इस पे डालना है, पासवर्ड जो आपके ऑनलाइन ITR इनकम टैक्स का पासवर्ड है वो यहाँ पे डालो, ठीक है। ऑडिटेड है, नो, सॉरी, यस। डू यू वांट टू डिजिटली साइन, या आप, सॉरी, पहले हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये ऑडिटेड थी। 44 AB में ऑडिटेड नहीं थी, ठीक है, क्योंकि 44 AB भी होता है जो इनकम के अकॉर्डिंग होती है और सेल के अकॉर्डिंग होती है, तो 44 AB में नहीं थी। डू यू वांट टू डिजिटली साइन, येस। टोकन मैंने लगा दिया ऑलरेडी, अब इसमें से हम टोकन में ले लेंगे। अब यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, ठीक है। जैसे सबमिट करें, हमने टोकन का पासवर्ड मांगा यहाँ पे और हमने पासवर्ड डाल दिया। अब लेट्स सी, DSC इज नॉट रजिस्टर्ड। ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि हो सकता है कि आपने डिजिटल सिग्नेचर को, ये जो फाउंडर हैं या डायरेक्टर हैं, इनके डिजिटल सिग्नेचर को आपने इनके इनकम टैक्स की साइट पे रजिस्टर्ड नहीं करा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर करने के लिए हम इनकम टैक्स की साइट पे जाएंगे, ये हमने खोल दिया। अब इनके प्रोफाइल में जाके हम रजिस्टर डिजिटल सिग्नेचर पे चेक करेंगे। अगर आपके डिजिटल सिग्नेचर्स ऑलरेडी रजिस्टर होते तो यहाँ पे डिटेल लिखी होती, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड और उसकी डिटेल लिखी होती, कौन सी कंपनी का डिजिटल सिग्नेचर है वो लिखा होता है। यहाँ पे है नहीं, तो आपको
यहाँ पे रजिस्टर करना। अब रजिस्टर करने के लिए क्या करना है, आपको डीएससी यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, वो मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है। अब आपने क्या करना है, डीसी यूटिलिटी में आपको इतने सारे ऑप्शन आते हैं, आपने क्या करना है, इस वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। यूज़र आईडी और पासवर्ड बल्क अपलोड होता है, ये टीडीएस के लिए होता है, टीडीएस के लिए रिटर्न हम फाइल करते हैं उसके लिए होते हैं। ये अपलोड एक्सएमएल, अगर आप फाइल को इनकम टैक्स की साइट पर ले जाकर आप अपलोड करना चाहते हैं तो आपको उस इनकम टैक्स की साइट पे अपलोड करने से पहले आपको सिग्नेचर्स की सिग्नेचर्स फाइल मांगेगा, तो वो सिग्नेचर फाइल कैसे क्रिएट करेंगे वो यहाँ से होती है। बट आप इनकम टैक्स की साइट पे नहीं जाना चाहते, आप डायरेक्ट जावा यूटिलिटी से करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए आपने चेक करा कि जावा यूटिलिटी पे आपने जब डाला तो आपकी डीएससी रजिस्टर्ड नहीं है, तो अब डीएससी रजिस्टर्ड करनी है बस आपको एक बार। अब रजिस्टर कैसे करेंगे, सबमिट आईटीआर फॉर्म ऑनलाइन, इसमें ऊपर जो आएगा, ऊपर एनजीओ के एनजीओ का पैन नंबर आएगा, ठीक है, और नीचे जो आएगा ये पैन ऑफ द डीएससी, जो डीएससी है जिसकी डीएससी है उनका पैन नंबर आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखें, ठीक है, ये ध्यान रखें ये दोनों चीज। ऊपर सामने लिखा हुआ एंटर ई फाइलिंग यूजर आईडी, जो आपकी ई फाइलिंग में यूजर आईडी वो डाले, एंटर पैन नंबर ऑफ द डीएससी रजिस्टर फॉर ई फाइलिंग, वो पैन नंबर जिसकी डीएससी आप लगा रहे हैं, ठीक है। यूएसबी टोकन हमने डीएससी ऑलरेडी लगा दिया है और यहाँ से हम ले लेंगे, अब जनरेट करेंगे इसे, और इसको कहीं भी डालना, आप डेस्कटॉप पे डाल सकते हैं या आप ऐसा करें, हाँ डेस्कटॉप पे डाल दें, डेस्कटॉप पे डाल के सेव कर दें इसे, ठीक है, ये सेव होगी। अब आपको करना है रजिस्टर, यहाँ पे आके जो मैंने ऑलरेडी खोल रखी है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है नहीं इसलिए जावा की यूटिलिटी में रिटर्न फाइल नहीं हो रही। अब आपको इसे जो आपने अभी फाइल बनाई है डेस्कटॉप पे, वो आपको डेस्कटॉप से फाइल लेनी है, ये रही, ठीक है, ये आपने फाइल ले ली और इसको सबमिट कर दिया। जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पे लिखा हुआ है योर डिजिटल सिग्नेचर इज सक्सेसफुली अपडेटेड इन ट्रांजेक्शन। अब आप वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड है तो आपको दिखाएगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये देखिए, रजिस्टर्ड डीएससी डिटेल, पहले नहीं दिखा रहा था ये, अब दिखा रहा है, ये इशू देखो दिखा रहा है, सेफ स्क्रिप्ट की डीएससी है, सिफी टेक्नोलॉजीज की, ठीक है। अब हम आएंगे वापस जावा यूटिलिटी पे और यहाँ पे हम वापस इसे सबमिट करेंगे, ठीक है, ये सब कुछ डाल दिया हमने, अब इसे वापस सबमिट करेंगे। सी योर ITR हैज़ बीन सक्सेसफुली, योर रिटर्न हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, योर ट्रांजेक्शन ID इज दिस वन, क्लिक हियर टू डाउनलोड द अटैचमेंट। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपने इनकम टैक्स की साइट खोल रखी है तो यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं डाउनलोड में, और यहाँ व्यू रिटर्न में, और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, और ये देखिए ये सक्सेसफुली 139/1 में 2020 ये आज की डेट आ रही है आपकी, ठीक है। यहाँ से आप आकर इसके एक्नॉलेजमेंट को सेव कर लो और ITR फॉर्म को सेव कर लो, ठीक है, और यहाँ से इसे लॉग आउट कर लो, ये होगी फाइल, ठीक है। आज मैंने आपको ITR 7 कैसे भरी जाती है ओवरऑल स्टेप टू स्टेप बताए हैं, ठीक है। अब ITR 7 भरने के बाद मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जावा की यूटिलिटी में फॉर्म तो फिल करते हैं बट XML जनरेट करके वो इनकम टैक्स की साइट पर जाके अपलोड करते हैं, बट उससे थोड़ा सा और प्रोसेस जल्दी हो जाएगा कि अगर आप यहीं से सबमिट कर दें, जो मैंने आज आपको करके दिखाया। बट अगर आप सबमिट करने जा रहे हो तो उसमें आपको एक प्रॉब्लम्स आ सकती है कि आपका DSC वेबसाइट पे रजिस्टर्ड नहीं होगी, राइट। तो अगर आपकी इनकम टैक्स की साइट पे रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी मैंने प्रोसेस बता दिया, ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ITR 7 को लेकर तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और होप्स हो कि मैंने आपको सारी डिटेल्स अच्छे से बता दी होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स है या कोई इश्यूज़ हैं तो आप कमेंट्स में लिखें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।